हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है इकोनॉमिक्स के बहुविकल्पीय प्रश्नों को स्टडी करेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे टीजीटी है, पीजीटी है, यूएससी नेट है। इन सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसको परीक्षाओं में आने की संभावना काफ़ी अधिक है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। इसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। किन्स इन्होंने किताब लिखी है, उस किताब का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये सही है कि नहीं है। हिक्स के सामने है अ थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। मिल्टन फ्रीडमैन स्थायी आय परिकल्पना और पैरेटो लाभ सिद्धांत। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है केन्स ने जो है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक लिखी है। ये सही है। बी है, हिक्स ने अ थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल लिखा है। ये भी सही है। मिल्टन फ्रीडमैन ने स्थायी आय परिकल्पना दी है। ये भी सही है। ये पैरेटो ने लाभ सिद्धांत का, ये पैरेटो का लाभ सिद्धांत नहीं है। पैरेटो ने इष्टतम सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? इष्टतम सिद्धांत। पैरेटो ने जो दिया था वो दिया था इष्टतम सिद्धांत। तो ये इनका नहीं है। देखिए, नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि आपूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है। कथन निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किस एक से संबंध है। आपूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है, यह कथन जो है निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किस एक से संबंधित है। यह संबंधित है एडम स्मिथ से, जेबिसे से, मार्शल से कि केन्स से। किसने कहा था? चूंकि यहाँ पर पूरा नाम नहीं लिखा है, जेबिसे होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, जेबिसे होना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है और मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये आता भी होगा। इसको कहा था, इसका राइट आंसर है जेबिसे। जेबिसे ने कहा था कि आपूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है। इसका आशय यह है कि कोई भी उत्पादक जो बाजार में वस्तुओं को लाता है वह केवल उन्हें अपने अन्य वस्तुओं के बदले बदलने के लिए ही लाता है। से जो है, इस से का मत था कि उत्पादन की कोई क्रिया बेरोजगार श्रमिकों तथा अन्य साधनों को रोजगार देगी। इसके फलस्वरूप अतिरिक्त उत्पादन के मूल्य के बराबर साधनों की आय का सृजन हो जाएगा। इस प्रकार उत्पादन की पूर्ति में वृद्धि साथ ही मांग में वृद्धि लाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत क्या होगी। एक शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत क्या होगी? शून्य होगी, धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी कि इकाई के बराबर होगी। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर है ए, शून्य होगी। देखिए, शुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं वे हैं जिनके उत्पादन से वाह लाभ का सृजन होता है और इस प्रकार के लाभ का उपयोग वे भी करते हैं जिन्होंने इसके लिए भुगतान नहीं किया है। अर्थात इनका लाभ जो है वह अविभाज्य होता है तथा संपूर्ण समाज को प्राप्त होता है। शुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं, उनकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। कौन कौन? पहली विशेषता है कि प्रतिद्वंदिता की अनुपस्थिति होती है। इसमें किसकी अनुपस्थिति होती है? प्रतिद्वंदिता की अनुपस्थिति होती है। और दूसरा है कि वर्जन का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी 0.75 हो तो निवेश गुणक का मान होगा। निवेश गुणक का मान क्या होगा? 4/3, 4 होगा, 1/4 होगा या 3/4 होगा। देखिए, जो निवेश गुणक को के से अभिव्यक्त करते हैं, तो निवेश गुणक के का मान क्या होता है? निवेश गुणक के का मान होता है 1/1 माइनस एमपीसी। क्या होता है? 1/m माइनस एमपीसी। और जब एमपीसी का मान 0.75 है तो हम उसको उसके स्थान पर रखेंगे, तो इस तरह होगा कि 1/1 माइनस कितना है? एमपीसी का मान कितना है? 0.75। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1/0.25 हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100/25। तो ये कट जाएगा 25 चौके 100 हो जाएगा।
तो के कितना आएगा, तो के आएगा 4। कितना आएगा 4। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कि यहाँ पर आपके सामने लिखा भी है के बराबर 1/1 माइनस एम पी सी है और एम पी सी बराबर कितना है 0.75 है। तो के बराबर 1/1 माइनस 0.75 कितना हो जाएगा 1/0.25 हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पर जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, 100/25 तो 25 चौके 100, के कितना होगा, के 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किन्स के अनुसार निवेश मांग निम्नलिखित में से किन दो कारकों पर निर्भर करती है। किन्स के अनुसार निवेश मांग निम्नलिखित में से किन दो कारकों पर निर्भर करती है। पहला है उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है, ब्याज की दर पर, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर, पूंजी की सीमांत दक्षता पर। अब ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, एक और 3 सही है कि 2 और 4 सही है कि 2 और 3 सही है कि 3 और 4 सही है। तो फ्रेंड्स इसमें पहले मैं ऑप्शन बता दूं, इसमें ऑप्शन बी सही है, इसमें 2 सही है और 4 सही है। देखिए किन्स के अनुसार जो है पूंजी की सीमांत दक्षता तथा ब्याज की दर विनियोग के दो महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हैं। अर्थात विनियोग किस पर निर्भर करता है, पूंजी की सीमांत दक्षता पर तथा ब्याज पर। इस कारण कोई भी उद्यमी विनियोग करने से पहले उसकी तुलना करता है। इस प्रकार उद्यमी उस स्थिति में विनियोग करेगा जब पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर से अधिक हो। विनियोग उसी स्तर पर संतुलन में होगा जहां पर ब्याज की दर तथा पूंजी की सीमांत उत्पादकता जो है वह समान हो, अर्थात एमएससी बराबर आर हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मांग फलन है कीमत का एक दिश बढ़ता हुआ फलन, घटता हुआ फलन, नहीं बढ़ता हुआ और नहीं घटता हुआ फलन, स्थिर फलन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। देखिए पहले बता दूं मांग फलन क्या होता है। किसी वस्तु की मांग एवं उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच फलनात्मक संबंध व्यक्त करने वाले समीकरण को मांग फलन कहते हैं। और मांग फलन कीमत का एक दिश घटता हुआ फलन है। क्या है, कीमत फलन जो है मांग का एक दिश घटता हुआ फलन है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि किसी वस्तु की मांग एवं कीमत में विपरीत संबंध होता है। मांग फलन जो है कीमत का एक दिश घटता हुआ फलन है, क्योंकि किसी वस्तु की मांग एवं कीमत में विपरीत संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि सामान्य आपूर्ति वक्र का ढाल होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है कि अनंत होती है। देखिए ये जो सामान्य मांग वक्र का जो चित्र खींचा जाता है ये डी है और यह जो है यस और यस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है मांग वक्र का ढाल जो है वो ऋणात्मक होता है और पूर्ति वक्र का ढाल जो होता है वो धनात्मक होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। इस सामान्य आपूर्ति वक्र की ढाल जो है वह धनात्मक होती है और मांग पूछता तो मांग ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि यदि सीमांत आय 15 इकाई हो तथा औसत आय 20 इकाई हो तो कीमत के सापेक्ष मांग की लोच क्या होगी। 1 होगी, 1 से अधिक होगी, 1 से कम होगी या अनंत होगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। किसमें सीमांत आय कितनी है, इसमें सीमांत आय 15 है और औसत आय कितना है, औसत आय 20 है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एम आर कितना है, एम आर है 15 और ए आर कितना है, ए आर है 20। तो आपको सूत्र याद होगा कि मांग की लोच इसका क्या होगा, इसका होता है ए आर अपान ए आर माइनस एम आर, ए आर माइनस एम आर। तो इसमें ए आर कितना था, इसमें ए आर था 20, कितना था, ए आर 20 था। फिर नीचे फिर ए आर है तो 20
माइनस एम आर कितना था, एम आर 15 था, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 15 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ 20 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और 5 से ये काट देंगे कितना आएगा 5 जोड़ के 20 तो कितना आएगा 4। कौन सा ऑप्शन सही इसमें, ऑप्शन जब 4 है तो इसका मतलब 1 से अधिक है, तो इससे ऑप्शन बी सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ने करा है कि उपभोक्ता किस वस्तु की कीमत घटने पर उपभोग घटा देता है, श्रेष्ठ वस्तु, निम्न वस्तु, गिफिन वस्तु और उदासीन वस्तु। देखिए जो सामान्य मांग होता है या जो सामान्य वस्तुएं होती हैं तो उसमें क्या होता है कि मूल्य के बढ़ने पर उसकी मांग कम होती है और मूल्य के घटने पर उसकी मांग ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि उपभोक्ता किस वस्तु की कीमत घटने पर उपभोग घटा देता है, उसकी कीमत घटने पर घटा देता है और कीमत बढ़ने बढ़ा देता है। तो ऐसा जो है गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में होता है, किसके, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में। अब गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं, गिफिन वस्तु एक प्रकार की विशिष्टहीन वस्तु होती है। क्या होती है, एक प्रकार की विशिष्टहीन वस्तु होती है जिसके संबंध में उपभोक्ता उनकी कीमत गिरने पर उनके उपभोग को घटा देगा तथा उनकी कीमत बढ़ने पर उनके उपभोग को बढ़ा देता है। अर्थात जो गिफिन वस्तु होती है उसकी मांग मात्रा उसकी कीमत में परिवर्तन की दिशा में ही बदलती है। गिफिन वस्तुओं की अवस्था में ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक शक्तिशाली होता है, इसको याद रखिएगा। गिफिन वस्तुओं की अवस्था में जो ऋणात्मक आय प्रभाव होता है वह प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक शक्तिशाली होता है। यह कथन भी पूछता है, यह फैक्ट भी पूछता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि उपभोक्ता के अंधिमान वक्र की ढाल दर्शाती है वस्तुओं के कीमत अनुपात को, वस्तुओं के प्रतिस्थापन सीमांत दर को, साधन प्रतिस्थापन को और उपयुक्त में से कोई नहीं। उपभोक्ता के अंधिमान वक्र की ढाल क्या दर्शाती है इसमें, देखिए इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा कि उपभोक्ता के अंधिमान वक्र की ढाल जो है वस्तुओं के प्रतिस्थापन की सीमांत दर को दर्शाती है। यहाँ पर थोड़ी व्याख्या भी दी गई है कि उपभोक्ता के अंधिमान वक्र की ढाल पर वस्तुओं के प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS/XY सदैव ऋणात्मक होती है। ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता के अंधिमान वक्र की ढाल पर वस्तुओं के प्रतिस्थापन की सीमांत दर सदैव ऋणात्मक होती है, क्योंकि प्रत्येक उपभोग के बाद अतिरिक्त इकाई घटता हुआ फलन प्रदान करती है तथा वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न होती हैं। इसको इस तरह लिखा जा सकता है MRS/XY बराबर डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स। देखिए ये अंधिमान वक्र है, ये आईसी कर्व है और इसकी ढाल जो है, इसकी जो ढाल ये ढाल है ऊपर से नीचे की, ये वस्तुओं के प्रतिस्थापन की सीमांत दर को दर्शा रही है। जैसे जैसे व्यक्ति जो है ऊपर से नीचे आएगा, वाई वस्तु का त्याग, जो वाई वस्तु के बदले जब एक्स वस्तु का उपभोग करेगा तो वह जो है उसकी वाई वस्तु की जो है घटती हुई मात्रा को त्यागने के लिए तैयार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा कि रैखिक समांग उत्पादन फलन से किस प्रकार के पैमाने का प्रतिफल प्राप्त होता है। रैखिक समांग उत्पादन फलन से किस प्रकार के पैमाने का प्रतिफल प्राप्त होता है। पहला है बढ़ते हुए पैमाने का प्रतिफल, दूसरा है स्थिर पैमाने का प्रतिफल, तीसरा है ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए काब डगलस उत्पादन फलन के अनुसार रैखिक समांग उत्पादन फलन से पैमाने का स्थिर प्रतिफल प्राप्त होता है। कौन सा प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल प्राप्त होता है। ये रैखिक समांग उत्पादन फलन से जो है पैमाने का स्थिर प्रतिफल प्राप्त होता है। अब स्थिर प्रतिफल का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि श्रम व पूंजी को किसी भी अनुपात में बढ़ाने से वस्तु उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। श्रम और पूंजी को किसी भी अनुपात में बढ़ाने पर वस्तु उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। इसमें क्वेश्चन है कि पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल नियम किस काल में लागू होता है। पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल नियम किस काल में लागू होता है, तो ये है बाजार काल में, अल्पकाल में, दीर्घकाल में कि सुदीर्घ काल में। सबसे पहले मैं इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर होगा कि पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल जो है नियम दीर्घकाल में लागू होता है। देखिए दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनीय होते हैं। सभी साधनों की वृद्धि होने पर उत्पादन का पैमाना भी बड़ा हो जाता है
और इसलिए इस स्थिति को पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। अर्थात प्रतिफल या उत्पादन में वृद्धि जो पैमाने में वृद्धि के परिणामस्वरूप हो वह जो है पैमाने का प्रतिफल कहलाती है। और पैमाने के प्रतिफल के 3 रूप होते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। पैमाने का वर्धमान प्रतिफल, जिससे जो है बढ़ता हुआ उत्पादन प्राप्त होता है। पैमाने का सम प्रतिफल, जिससे जो है पैमाने में की गई वृद्धि के अनुसार प्रतिफल उत्पादन प्राप्त होता है। और पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल, जिसमें जो है पैमाने साधनों की तुलना में जो है उत्पादन कम होता है। तो क्वेश्चन है कि एक औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति होती है। एक औसत स्थिर लागत वक्र, जिसे AFC भी बोलते हैं, इसकी स्थिति होती है सरल रेखा होती है, सरल रेखा के रूप में होता है, परवलय होता है, आयताकार अति परवलय होता है या वृत्त होता है। तो सबसे पहले इसका आंसर बता दो। इसका आंसर होगा C, कि एक औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति कैसी होती है, वह आयताकार अति परवलय होती है। कि ये एक औसत स्थिर लागत की ये आकृति है। ये यहाँ से देखिए, यहाँ से है, ये AFC है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति जो है आयताकार अति परवलय है। कैसी है? आयताकार अति परवलय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मांग की लोच E, उत्पाद की कीमत A तथा सीमांत आय M के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है? M बराबर A E प्लस 1/E, M बराबर A E अपान E माइनस 1, M बराबर A 1/1 माइनस E अपान E, या M बराबर A E माइन यहाँ R हो, ठीक है, M बराबर A E माइनस 1/E, कौन सा सही होगा? देखिए सबसे पहले इसमें आंसर बता देता हूँ मैं। ये D सही होगा। M बराबर A ब्रैकेट में E माइनस 1/E। अब कैसे सही होगा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए औसत आय AR, सीमांत आय MR तथा मांग की मूल्योच EP के बीच संबंध को निम्न सूत्र से स्पष्ट किया जा सकता है। कि ये सूत्र है MR बराबर AR 1 माइनस 1/E। तो MR बराबर क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए E का जो है ये 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर E आ जाएगा, तो ये हो जाएगा E माइनस 1/E हो जाएगा। तो MR बराबर AR ब्रैकेट में E माइनस 1/E होगा। और एक महत्वपूर्ण चीज़ भी नीचे दिया है, ये फैक्ट जो दिया है इससे भी प्रश्न बनता है। यदि मूल्य लोच जो है E बराबर 1 है तो MR जो है 0 होगा। MR क्या होगा? 0। यदि मूल्य लोच E ग्रेटर देन 1 है, E 1 से बड़ी है, तो MR धनात्मक होगा। और यदि नीचे ये वाला शर्त रहे, E जो है 1 से कम हो, तो MR क्या होगा? MR ऋणात्मक होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि शुद्ध एकाधिकारी निर्धारण कर सकता है, कीमत का निर्धारण कर सकता है, उत्पाद मात्रा का निर्धारण कर सकता है, या तो कीमत या उत्पाद मात्रा का निर्धारण करेगा, और D है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर है कि शुद्ध एकाधिकारी निर्धारण जो है, शुद्ध एकाधिकारी जो है अपना निर्धारण या तो कीमत को निर्धारित कर सकता है या उत्पाद मात्रा को, या वो अपने एक शुद्ध एकाधिकारी जो होता है वो अपने कीमत को या तो निर्धारित कर सकता है या अपने उत्पादन मात्रा को, दोनों को निर्धारित नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न की व्याख्या की गई है कि पूर्ण प्रतियोगी फर्म की तरह ही एकाधिकारी भी अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। एकाधिकारी का लाभ अधिकतम तब होता है जब MC बराबर MR हो, और दूसरी शर्त क्या है? संतुलन बिंदु पर सीमांत लागत MC वक्र का ढाल सीमांत आय वक्र MR वक्र की ढाल से अधिक हो। क्या कह रहा है? दो शर्तें हैं, MC बराबर MR हो और संतुलन बिंदु पर सीमांत लागत MC वक्र का ढाल सीमांत आय MR वक्र की ढाल से अधिक हो। एकाधिकारी का मांग वक्र और AR वक्र एक ही होता है, जो ऋणात्मक ढाल वाला होता है, तथा MR सदैव कीमत से कम होती है। इसलिए एकाधिकारी एक साथ कीमत अथवा पूर्ति दोनों को नियंत्रित नहीं कर सकता। वह या तो कीमत को नियंत्रित करेगा या उत्पादन को नियंत्रित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार कीमत का निर्धारण होता है लाभ अधिकतम होने की शर्त MC बराबर MR से, मांग और पूर्ति की दशाओं की व्यवहार प्रणाली से, C है सरकार द्वारा, और चौथा है औसत लागत से। किससे होता है?
देखिए इसका राइट ऑप्शन है ये बी सही होगा कि मांग और पूर्ति की दशाओं की व्यवहार प्रणाली से जो है पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार की कीमत का निर्धारण होता है। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार कीमत का निर्धारण जो है उद्योग की मांग और पूर्ति की परस्पर क्रिया द्वारा निर्धारित होता है। ध्यान सुनिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार कीमत का निर्धारण जो है उद्योग की मांग एवं पूर्ति की परस्पर क्रिया द्वारा निर्धारित होता है। उद्योग की कुल मांग एवं कुल पूर्ति जहां एक दूसरे के बराबर होती है वही कीमत निर्धारित होती है। मांग एवं पूर्ति की वह प्रक्रिया स्वतः समायोजन की प्रक्रिया है जिसमें विचलन होने पर मांग एवं पूर्ति की शक्तियां स्वतः क्रियाशील हो जाती हैं और विचलन को समाप्त कर कीमत को जो है पुनः संतुलन की कीमत पर ले आती है। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में जो है AR बराबर MR होता है और ये रहा डिमांड और सप्लाई। ये जो यहाँ पर जो बाजार में कीमत का निर्धारण होगा वह मांग और पूर्ति की परस्पर शक्तियों के द्वारा होगा और यदि इनमें कहीं विचलन होता भी है तो कुछ ऐसी शक्तियाँ कार्यरत होती हैं जो इनको पुनः जो है इसी बिंदु पर लाने का प्रयास करते हैं। यदि इनकी मांग और पूर्ति में यदि विचलन होता भी है कुछ इधर उधर तो जो है ऐसी शक्तियाँ कार्यरत हो जाती हैं जो इनको जो है फिर उनके संतुलन स्तर पर लेकर के आती हैं, अर्थात पॉइंट टी पर लेकर के आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा कि कीमत विभेद तब लाभ देता है जब दोनों बाजारों में मांग की कीमत लोच भिन्न हो, समान हो, सदैव इकाई के बराबर हो या अनंत हो। फिर सुनिएगा प्रश्न, करा कि कीमत विभेद तब लाभ देता है जब दोनों बाजारों में मांग की कीमत लोच भिन्न हो, समान हो, सदैव इकाई के बराबर हो या अनंत हो। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका आंसर से ये होगा कि कीमत विभेद तब लाभ देता है जब दोनों बाजारों की मांग की जो कीमत लोच हो वो भिन्न हो। तो ये पहले मैं कीमत विभेद क्या होता है मैं उसको बता दूं। कीमत विभेद का मतलब होता है कि एक ही नियंत्रण के अंतर्गत उत्पादित एक ही वस्तु को अलग अलग क्रेताओं को अलग अलग मूल्य पर बेचने की क्रिया को कीमत विभेद कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, एक ही नियंत्रण के अंतर्गत उत्पादित एक ही वस्तु को अलग अलग क्रेताओं को अलग अलग मूल्यों पर बेचने की क्रिया कीमत विभेद कहलाती है। कीमत विभेद संभव होने के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं। पहली शर्त क्या है कि विभिन्न बाजारों में मांग की लोच भिन्न भिन्न हो, जैसा मैंने अभी बताया कि विभिन्न बाजारों में मांग की लोच भिन्न भिन्न हो। और दूसरा कारण क्या है कि बाजारों का पृथक पृथक तथा दूर होना, बाजार जो है एक दूसरे से दूर हो, अलग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्याज की दर के निर्धारण के लिए केन्स द्वारा वर्णित कुल मुद्रा की मांग को व्यक्त करता है। कुल मुद्रा की मांग को L से दर्शाया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया है L बराबर L1 इंटू RY, L बराबर L2 इंटू RY, C बराबर L बराबर L1 इंटू Y प्लस L2 इंटू R और D है L बराबर L2 इंटू Y प्लस L2 इंटू R। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड्स इसमें जो है ऑप्शन C सही होगा, L बराबर L1Y प्लस L2 R। यहाँ पर प्रश्न की व्याख्या दी गई है कि किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग से आशय मुद्रा की उस राशि से है जिसे लोग अपने पास नगद अथवा तरल रूप में रखना चाहते हैं। किन्स कहते हैं कि कोई व्यक्ति मुद्रा की मांग तीन उद्देश्यों के लिए करता है। कौन? लेन देन उद्देश्य, दूसरा है सतर्कता उद्देश्य और तीसरा है सट्टा उद्देश्य। देखिए लेन देन तथा सतर्कता उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग अपेक्षाकृत ब्याज निरपेक्ष होता है परंतु अत्यंत आय लोचात्मक होती है, L1 बराबर F इंटू वाई। सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग ब्याज की दर का फलन होती है, जैसे L2 बराबर FR। इस प्रकार की मुद्रा की कुल मांग होगी L बराबर L1 इंटू वाई प्लस L2 इंटू R। मुद्रा की कुल मांग या कुल तरलता फलन को इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे L बराबर F इंटू वाई R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लगान एक विभेदात्मक आधिक्य है। यह धारणा किसकी है? लगान एक विभेदात्मक आधिक्य यह धारणा किसकी है? रिकार्डो की है, मार्शल की है, पीगू की है कि एडम स्मिथ की है? किसने जो है लगान को विभेदात्मक आधिक्य कहा है? देखिए इसका आंसर जो होगा वो रिकार्डो होगा। कौन होगा? रिकार्डो। देखिए लगान एक विभेदात्मक आधिक्य है, लगान एक विभेदात्मक आधिक्य है, यह धारणा रिकार्डो की है। रिकार्डो कहते हैं कि लगान वह विभेदक आधिक्य है जो अधिक उपजाऊ भूमियों को कम उपजाऊ भूमियों की तुलना में प्राप्त होता है। इस प्रकार लगान एक भेदात्मक लाभ है जो भूमि की उर्वरता में अंतर अथवा स्थिति में अंतर अथवा दोनों कारणों से हो सकता है। इसमें कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इधर लिखा है तरलता जार, जोड़ की समस्या, समूह संतुलन, आवासीय लगान।
तो इनमें से प्रत्येक का इधर जो लेफ्ट जो राइट साइड में लिखा हुआ है मार्शल, चैम्बरलिन, यूलर प्रमेय और केन्स, इसमें से कौन सा किससे संबंधित है? तो देखिए जो तरलता जाल है ये तो आप जानते हैं कि तरलता जाल किससे संबंधित है? केन्स से संबंधित है। जोड़ की समस्या किससे संबंधित है? जोड़ की समस्या का संबंध जो है यूलर प्रमेय से है। किससे है? ये यूलर प्रमेय से। उसके बाद समूह संतुलन इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है चैम्बरलिन से। समूह संतुलन का संबंध किससे है? चैम्बरलिन से, क्योंकि इसने समूह संतुलन की संकल्पना को विकसित किया था। उसके बाद है आभासी लगान। आभासी लगान किसने दिया था? तो आभासी लगान दिया था मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा कि केन्स के तरलता पसंदगी ब्याज के सिद्धांत में तरलता जाल दर्शाता है। केन्स के तरलता पसंदगी ब्याज के सिद्धांत में तरलता जाल दर्शाता है। क्या दर्शाता है? पूर्णतया लोचदार मुद्रा की मांग, पूर्णतया बेलोचदान, यहाँ बेलोचदान लिखा है, बेलोचदार भी ले सकते हैं। पूर्णतया बेलोचदान मुद्रा की मांग, मुद्रा की शून्य पूर्ति और मुद्रा की बेलोच पूर्ति। देखिए तरलता पसंदगी ब्याज के सिद्धांत में तरलता जाल जो है वो पूर्णतया लोचदान या लोचदार मुद्रा की मांग को दर्शाता है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं और एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ब्याज की एक निश्चित निश्चित दर पर मुद्रा की मांग पूर्णतया लोचदार हो जाती है और इस स्थिति में एलपी वक्र पूर्णतया लोचदार हो जाता है, जिसे तरलता जाल कहते हैं। इस स्थिति में ब्याज की दर और नीचे नहीं गिर सकती और लोग बांड की अपेक्षा तरल मुद्रा को अधिक रखते हैं। तरलता जाल की स्थिति में सामान्य मजदूरी कटौती नीति भी प्रभावपूर्ण नहीं रह जाती। देखिए फिगर के माध्यम से भी यहाँ पर समझाया गया है। तो ऊपर ब्याज है, नीचे मुद्रा की मांग है और ये देखिए ये तरलता जाल है, मतलब ब्याज दर जो है इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अव्यावहारिक है? दोनों में से बाद वाला खराब है। किसने कहा था कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अव्यावहारिक है और दोनों में से बाद वाला खराब है? मार्शल ने कहा था कि रॉबर्टसन ने कहा था कि क्राउथर ने कहा था कि जे.एम. किन्स ने कहा था? किससे कहा था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। देखिए जे.एम. किन्स ने कहा कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अव्यावहारिक है। दोनों में से बाद वाला ज्यादा खराब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक द्वारा व्यवहार में लाई गई खुले बाजार की क्रियाओं का उदाहरण है? तो देखिए खुले बाजार की क्रियाओं का उदाहरण क्या है? इसमें खुले बाजार की क्रियाओं का उदाहरण है व्यापारियों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। पहले समझ लें कि खुले बाजार की क्रियाओं का तात्पर्य क्या होता है। तो ये खुले बाजार की क्रियाओं का तात्पर्य देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों जैसे कि स्वर्ण, विदेशी मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों एवं निजी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से है। और तरलता में वृद्धि करने के लिए आरबीआई क्या करती है कि प्रतिभूति खरीदेगी और तरलता में कमी करने के लिए क्या करेगी कि प्रतिभूति को बेचेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि लचीली विनिमय दर का विचार आधारित है किस पर? मांग के सिद्धांत पर आधारित है कि पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है कि मांग तथा पूर्ति दोनों सिद्धांत पर आधारित है? न तो मांग सिद्धांत पर और न ही पूर्ति सिद्धांत पर आधारित है। देखिए लचीली विनिमय दर का विचार बाजार की मांग एवं पूर्ति के सिद्धांतों पर आधारित है। ध्यान सुनिएगा, लचीली विनिमय दर का विचार बाजार की मांग एवं पूर्ति के सिद्धांतों पर आधारित है, अर्थात इसका निर्धारण बाजार की शक्तियां करती हैं। इसमें मौद्रिक अधिकारी द्वारा विनिमय दर को प्रभावित करने हेतु हस्तक्षेप नहीं किया जाता। इसमें मौद्रिक अधिकारी जो है विनिमय दर में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। यदि किसी करेंसी की आपूर्ति मांग से अधिक है तो विनिमय दर गिर जाएगी तथा इसके विपरीत यदि करेंसी की मांग पूर्ति से अधिक है तो उसकी विनिमय दर बढ़ जाएगी, अर्थात समायोजन जो है स्वतः हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन सही है ऑप्शन सी, मांग तथा पूर्ति दोनों के सिद्धांतों पर। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशेष अवस्था है क्योंकि? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशेष अवस्था है क्योंकि
पहला है कि सभी तरह के व्यापार पर तुलनात्मक लागत सिद्धांत क्रियाशील होता है। बी है कि कारकों की अगतिशीलता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेष विशेषता नहीं होती। सी है सामान्य संतुलन का मूल सिद्धांत भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्रियाशील होता है। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतरक्षेत्रीय व्यापार की एक विशेष अवस्था है, क्योंकि सभी तरह के व्यापार पर तुलनात्मक लागत सिद्धांत क्रियाशील होता है। कारकों की अगतिशीलता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेष विशेषता नहीं होती है। सामान्य संतुलन का मूल सिद्धांत भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्रियाशील होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो होगा, इसमें राइट ऑप्शन डी होगा, मतलब उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, ये रहा कुछ प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश भी की है। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह जो है मैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा और इसको जो है एक्सप्लेन करता रहूँगा। थैंक यू।